हेलो डियर, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लेक्चर नंबर 8। आज का जो हमारा वीडियो है वो गोलीय दर्पण का अगला पार्ट है। ठीक है, तो एक एक करके हम सब बात को पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। एक और क्वेश्चन आता है अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। ये दोनों जो क्वेश्चन है हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। इससे पहले हमने पिछले क्लास में भी पीछे वाले वीडियो में पढ़ा था, आप जाकर के देखिए उसको, अभिसारी अपसारी किरण पुंज। तो अभिसारी अपसारी किरण पुंज तो हमने पढ़ा है, लेकिन हमारा क्वेश्चन जो बन रहा है यहाँ पे वो क्वेश्चन बन रहा है उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। ये हमारा क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। तो अपसारी किरण पुंज हमने पीछे आपको पढ़ा है कि अपसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण प्रकाश स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। इसमें जो होता है प्रकाश की किरण प्रकाश स्रोत से निकल करके फैलती चली जाती है। मान लीजिए हमारा प्रकाश स्रोत O है और ये जब जलती है तो इससे प्रकाश की किरण फैलती चली जाती है, उसी को हम कहते हैं अपसारी किरण पुंज। अब समझिए उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले हम एक उत्तल दर्पण बनाते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक उत्तल दर्पण है M और M'। उत्तल दर्पण का जो होता है हमने आपको बताया कि जब हम गोलीय कांच के अंदर वाला भाग को कलई करते हैं, पेंट कर देते हैं, रंग देते हैं, तब बनता है हमारा उत्तल दर्पण। तो हमने इसके अंदर वाले भाग को कलर कर दिया, रंग दिया, तो ये जो सतह बना है, बाहर वाला जो सतह बना है, ये सतह उभरा हुआ है। तो हमने पढ़ा है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा रहता है उस दर्पण को हम कहते हैं उत्तल दर्पण। ये जो हमारा बन गया उत्तल दर्पण बन गया। इतना क्लियर है। अब देखिए इसमें हमने आपको पीछे बताया था मुख्य अक्ष, ध्रुव, ठीक है, इन सभी बातों को। तो ये देखिए गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु लगभग यहाँ पर है, यहीं से हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष को गुजारेंगे, यहीं से मुख्य अक्ष को गुजारेंगे और ये जो बिंदु बन गया हमारा ध्रुव बन गया, P बन गया। ध्रुव के बारे में हमने पीछे बताया था कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ही कहते हैं ध्रुव। तो ये हमारा बन गया ध्रुव, पोल बन गया। इस पोल को हम कैपिटल P से सूचित करते हैं और मुख्य अक्ष को हम अपनी आवश्यकता अनुसार आगे और पीछे बढ़ा सकते हैं जितना हमको जरूरी होगा उस हिसाब से। ठीक है, तो इसको हमने और आगे बढ़ा लिया इतना। अब देखिए इसमें बात आ रहा है, अब ये हमारा ध्रुव बन गया। अब इसमें हमको खोजना पड़ेगा वक्ता केंद्र। वक्ता केंद्र किधर बनेगा, तो देखिए हमारा गोला जिधर बनेगा उसी तरफ हमारा वक्ता केंद्र बनेगा। तो गोला देखिए हमारा जो बनेगा, ये देख रहे हैं, ये कुछ ऐसे बन रहा है हमारा गोला। इसको बनाएंगे हम गोला को तो कुछ ऐसे हमारा गोला बन रहा है। तो गोला इधर बनेगा तो हमारा केंद्र भी इधर ही बनेगा। लगभग हमको लग रहा है कि केंद्र हमारा यहाँ पर बनेगा। कोई जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली हम फिक्स जो जितना बनेगा उतना ही जो है नाप करके बनाएंगे। ठीक है, अनुमान से हमने यहाँ पर इसका केंद्र रख दिया। ठीक है, वक्ता केंद्र। और इसके आधा पर ध्यान रखिएगा, इसके आधा पर होता है फोकस, इसके आधा पर फोकस। हम आगे चल करके एक सूत्र प्रूफ करने वाले बराबर r/2। फोकस दूरी जो होता है वक्ता त्रिज्या के आधी होती है। फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या के आधी होती है। तो ये जो है अभी हमने प्रूफ नहीं किया इसको, बस सिर्फ जो है हम लोग ध्यान रखेंगे कि वक्ता केंद्र के आधा पर क्या होगा, फोकस होगा। ठीक है, तो हमने फोकस को दर्शा दिया। ठीक, अब इसके बाद बात आ रही है किरण पुंज। तो किरण पुंज भी हमने पीछे आपको पढ़ाया है कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। मतलब दो से अधिक किरण अगर एक साथ है तो उसको हम बोलेंगे किरण पुंज। जैसे ये यहाँ पे देखें, ये जो है दो से अधिक किरण है तो ये कहलाएगा किरण पुंज। ठीक है, अब समझिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरण पुंज उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरण पुंज
दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है अर्थात अपसारित होती है, इसीलिए हम उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण से जो है किरणें एक ही बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है। अब देखिए कैसे प्रतीत होती है, ये हमने परिभाषा बनाया, आप इस सब को लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें ये तो हमारा वक्ता केंद्र हो गया, ये इसका मुख्य फोकस हो गया इसके आधार पे, और ये हमारा ध्रुव हो गया P, ये वाला जो लाइन हमारा मुख्य अक्ष है। अब इसका जरूरी हमको जो है मुख्य अक्ष जो है लिखना पड़ेगा। मुख्य अक्ष जो है लिख भी देंगे, इससे स्पष्ट हो जाए। तो मुख्य अक्ष देंगे इधर, तो वक्ता केंद्र फोकस को दर्शाया तो मुख्य अक्ष हम इधर लिख सकते हैं। ये हमारा है मुख्य अक्ष, हम इस पे लिख भी देंगे, दर्शा भी देंगे मुख्य अक्ष। इसको मुख्य अक्ष लिखे या प्रधान अक्ष लिखे, दोनों बात बराबर है। और मुख्य अक्ष से समांतर आपतित होने वाली किरण, अब किरण को हमको जो है आपतित कराना होगा, तो किरण को हम कुछ ऐसे जो है आपतित करा रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर। ये सब जो किरण हम दर्शा रहे हैं ये मुख्य अक्ष के समांतर है, ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही। ये जो किरण है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही। अब इसमें जो है पिछले वीडियो में एक बच्चा ने कमेंट किया था कि मुख्य अक्ष के सर जो है मुख्य अक्ष के समांतर हम किरण को आपतित कराते तो इधर से क्यों कराते हैं, इधर से क्यों नहीं करा सकते हैं? तो देखिए पहली बात तो इधर से जो है कलर किया गया, तो इधर से हम किरण को आपतित करा नहीं सकते हैं, तो इधर से कराएंगे। तो और जो है दूसरा हमारे पास उपाय है कि सर इसको जो है दर्पण को जो है ऐसे भी तो बना सकते हैं, इधर से पेंट कर दे तभी तो इसका परावर्तक सतह क्या है उभरा है, तब तो इधर से करा सकते हैं। तो ऐसा हम नहीं कर सकते, ऐसा करेंगे तो हम आगे चल के कुछ चिन्ह परिपाटी पढ़ने वाले हैं, साइन कन्वेंशन। वो जो साइन कन्वेंशन है चिन्ह परिपाटी, वो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम रियल में ऐसा पढ़ नहीं रहे, ये हमारा कॉपी और किताब पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा जो चिन्ह परिपाटी है वो फेल कर जाएगा, इसलिए हम किरण को हमेशा जो है बाईं तरफ से ही आपतित कराएंगे। किरण को या किरण पुंज को जब भी हमको आपतित कराना होगा हमेशा हम बाईं तरफ से कराएंगे। इतना क्लियर है? तो ये जो किरण है ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही, और पिछले क्लास में हमने पढ़ा कि अगर कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी तो दर्पण से अपवर्तन के बाद जो है फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये हमारा उत्तल दर्पण है। तो इसमें जो है किरण ऐसे यहां से क्या करेगी, परावर्तित हो जाएगी। ये किरण जो है यहां से परावर्तित हो जाएगी। ये जो किरण है कुछ ऐसे यहां से क्या करेगी, परावर्तित हुई। और यहां से परावर्तित क्यों हो रही है, तो हमने पीछे बताया था कि दर्पण जिधर धंसा रहता है, इसमें देखिए इधर उभरा हुआ है, इधर धंस रहा है, तो उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, परावर्तित होकर वापस टकरा करके लौटे। और यहां से जो है, और हमने आपको बताया था ये जो किरण है यहां से परावर्तित होगी, लेकिन ध्यान से हम देखेंगे इसको तो लग रहा है ये किरण जो है इधर से नहीं आ रही, इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही। यहां से आती हुई क्या हो रही है, इसको ढकेंगे तो इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। इतना क्लियर है? दूसरा एक और किरण हम नीचे से दिखा देते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर। कोई भी किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगा तो वो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ये जो किरण ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है, तो दर्पण से ये देखिए इधर की तरफ धंसा है, तो ये भी कुछ ऐसे क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, और हमको लगेगा कि ये जो किरण है इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। ऐसे ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी, हमको लगेगा ये जो किरण है कुछ ऐसे आ रही है, यहां से आ रही है। इसको ढक देंगे तो ये पता चल रहा है कि इधर से नहीं आ रही, इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है। एक और किरण हमको किरण पुंज दिखाना है, तो किरण पुंज में जो है 2 से अधिक रहता है तो हम 4 दिखाते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। ये किरण भी मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये किरण भी जो है यहां से क्या होगा, परावर्तित हो जाएगी, और हमको लगेगा ये फोकस से आ रही है, फोकस से आ रही, पर वास्तव में ये किरण नहीं आ रही है। ये जो किरण है वास्तव में
नहीं आ रही है, बस आती हुई प्रतीत हो रही है। वास्तव में कहां से आ रही है? तो वास्तव में तो इधर से आ रही है। ठीक है, चलिए दूसरा एक और किरण हम नीचे की तरफ दिखा दे रहे हैं। ये किरण, ये किरण भी मुख्य अक्ष से समांतर है, तो मुख्य अक्ष से समांतर आपतित होने वाली किरण फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये किरण भी जो है फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, पर रियल में इधर से आ रही है। ठीक है, यहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, बस हम कल्पना कर रहे हैं कि यहां से आ रही है, पर वास्तव में नहीं आ रही। देखिए ये जो किरण पुंज हमारा जो बन रहा है, यहाँ पे एक ही बिंदु से लग रहा है क्या है, प्रकाश जो है निकल निकल करके फैल रही है। इसी बिंदु से सब प्रकाश क्या हो रही है, फैल रही है। और हमने पीछे पढ़ा है कि जिस बिंदु से प्रकाश जो है फैलती हुई प्रतीत होती है, वो जो है किरण पुंज हमारा अपसारी किरण पुंज हो जाता है। अपसारी किरण पुंज होता है। तो ये जो किरण पुंज बना हमारा अपसारी किरण पुंज बना, यहाँ पे दिख भी रहा है, एक ही बिंदु से प्रकाश की किरणें फैल रही है। ठीक है, तो ये फैल किस कारण से रही? तो ये दर्पण के कारण। और ये दर्पण कौन सा है हमारा? उत्तल दर्पण है, इसीलिए हम उत्तल दर्पण को कहते हैं अपसारी किरण पुंज। अब उत्तल दर्पण या इसको हम कहेंगे अपसारी किरण पुंज। ये बन गया हमारा अपसारी किरण पुंज। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन हमारा है अगला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दूसरा नंबर है, पहला है, दूसरा है अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? इधर लिख लेते, दर्पण क्यों कहा जाता है? ये हमारा क्वेश्चन है दूसरा, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? अब देखिए, अभिसारी किरण पुंज हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण जो है प्रकाश स्रोत से निकल करके किसी एक ही बिंदु पर आकर के मिलती है। इस किरण पुंज में जो होता है प्रकाश स्रोत से निकल करके इसी बिंदु पर, मान लीजिए हमारा जो है कोई बिंदु है ओ, यहीं पर आकर के जो है किरणें सभी क्या कर रही है, मिल रही है। तो ऐसे किरण पुंज को हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ये जो किरण पुंज हमारा बन रहा है अभिसारी किरण पुंज बन रहा है। अब देखिए अवतल दर्पण जो अभिसारी किरण पुंज कैसे है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक अवतल दर्पण बनाते हैं। ये हमारा बन गया अवतल दर्पण, M और M डैश। इसलिए लिखते हैं कि M से क्या होता है, मिरर होता है। ठीक है, हम इसका चाहे तो दूसरा नाम भी रख सकते हैं, MN भी रख सकते हैं, ML भी रख सकते हैं। अब देखिए हमने इसका नाम रख दिया M और M डैश। अवतल दर्पण कैसे बनता है, तो जिस दर्पण का जो है बाहरी भाग कलय किया जाता है, जिस गोलीय कांच का बाहरी भाग कलय किया जाता है, रंगा जाता है, तब वो बनता है अवतल दर्पण। तो इस गोलीय कांच का हम गोलीय टुकड़ा का जो है बाहर वाला भाग क्या कर दिए, रंग दिए, कलई कर दिए, पेन कर दिए, तो हमारा अंदर वाला जो आंतरिक सतह है वो धंसा हुआ मिल गया, इसका परावर्तक सतह धंसा है। तो ये जो दर्पण हो जाएगी, ये हो जाएगा अवतल दर्पण। हमने अवतल दर्पण का परिभाषा पढ़ा है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा रहता है उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। अब इसमें भी मुख्य अक्ष होगा एक, तो हम इसमें मुख्य अक्ष को दर्शा देते हैं। इसके मध्य बिंदु से बीचों बीच क्या करेंगे, मुख्य अक्ष को हम दर्शाएंगे, जो ध्रुव से होकर के पास करेगा। इसको हम आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं, जितना हमको आवश्यकता होगा उतना आगे बढ़ा देंगे। ये हमारा बन गया, ये जो है हमारा मुख्य अक्ष है, हम इसको दर्शा भी देंगे। ठीक है, इसमें जो है ये हमारा बन जाएगा ध्रुव P, और वक्ता केंद्र किधर होगा, तो वक्ता केंद्र गोला हमारा इधर बन रहा है, गोला हमारा इधर बन रहा है, तो वक्ता केंद्र
कहीं इधर ही होगा और इसके आधा पे क्या होगा, फोकस होगा। ध्यान रखना है, उत्तल दर्पन हो या अवतल दर्पण हो, फोकस हमेशा जो है वक्ता केंद्र के वक्ता त्रिज्या के आधा पर होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अवतल दर्पण में जो है, अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो इसका पहले आंसर सुन लीजिए। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरण पुंज, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरण पुंज दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु पर आकर के मिलती है, अर्थात अभिसारित होती है, अर्थात अभिसारित होती है। इसीलिए हम अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अभिसारित का मतलब होता है प्रकाश की किरणें जो है बहुत सारी एक ही बिंदु पर आकर के मिल रही है। ठीक है, ऐसे किरण पुंज को हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए इसमें भी जो है प्रकाश की किरण को कैसे लाना है, तो मुख्य अक्ष के समांतर लाना है। तो हम जो है ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर इस किरण को आपतित करा दिए। और अवतल दर्पण में कोई भी किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगा तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। देखिए जो किरण कहां से गुजर जाएगी, फोकस से। तो ये फोकस से गुजरेगा। हमने पीछे जो है पढ़ा है, उत्तल दर्पण में कोई भी किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगा तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। लेकिन अवतल दर्पण में क्या होगा, फोकस से होकर के ही गुजर जाएगा। तो ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर थी, कहां से गुजर गया, फोकस से। दूसरा एक और किरण जो हम पीछे से ले रहे हैं, नीचे से ले रहे हैं, ये किरण भी मुख्य अक्ष के समांतर है। तो कोई भी किरण हो अगर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगा तो वो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजर जाएगा, फोकस से होकर के गुजर जाएगा। तो ये किरण भी जो है फोकस से होकर के गुजर गई। ठीक है, एक और किरण को लेते हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर, क्योंकि हमको लेना है किरण पुंज। तो किरण पुंज कब होगा, जब दो से अधिक किरण होगा, तभी जो है किरण पुंज होगा, किरणों का समूह। ये किरण भी मुख्य अक्ष के समांतर, ये किरण भी कहां से गुजर जाएगी, तो ये किरण भी जो है फोकस से होकर के गुजर जाएगी। एक और किरण ले लेते हैं नीचे से, ताकि देखने में क्या लगे, अच्छा लगे। ये किरण भी मुख्य अक्ष के समांतर, ये किरण भी दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजर जाएगी। दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरेगी। ये जो किरण है ये भी कहां से गुजर रही है, इसी बिंदु से। अब ध्यान से देखिएगा तो सब लग रहा है ये किरण जो है, इस चारों को अगर हम ढक दे तो पता चल रहा है कि यहाँ पर जो है एक ही बिंदु पर आकर के किरण सब आकर के क्या कर रही है, मिल रही है। क्या कर रही है, मिल रही है। तो ऐसे किरण पुंज के किरणों के समूह को हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा बना रहा है अवतल दर्पण, कैसा किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, तो ये बन क्यों रहा है, तो बन रहा है ये अवतल दर्पण के कारण, इसीलिए हम अवतल दर्पण को कहते हैं, अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज। सॉरी, अभिसारी किरण पुंज नहीं, अभिसारी दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण। क्लियर है इतना। गोलीय दर्पण में किरण रेख की बनावट, क्या बनावट जो है सबसे इंपॉर्टेंट, जो हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में स्थिति पढ़ने वाले हैं वो हमारे बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और कोई भी एग्जाम हो वहां से क्वेश्चन उठाया जाता है। तो उसको समझने के लिए इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पहला जो हमारे किरण रेख का जो नियम है, ये एक हिसाब से जो है नियम ही है। ठीक है, तो पहला नियम क्या है, तो पहला जो है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, आपतित होने वाली किरण है, तो होने वाली किरण, इसको समझिए। मुख्य अक्ष से समांतर आपतित होने वाली किरण, अगर कोई भी किरण होगा दर्पण में मुख्य अक्ष से समांतर आपतित होता है तो उस जो है किरण का बिहेवियर कैसा होगा, इसको समझिए। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण में देख लेते हैं। ये हमारा एक अवतल दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण एम और एम डैश, इसका हम नाम दे देते हैं।
एम और एम डैश से क्यों सूचित है? तो एम से हमारा मिरर होता है। गोलीय दर्पण, जो गोलीय दर्पण में जो अवतल दर्पण बनता कैसे है? तो जब हम गोलीय कांच की बाहरी सतह को कलई करते हैं, मतलब रंगते हैं, तब जो बनता है हमारा अवतल दर्पण बनता है। तो ये हमारा बन गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण बन गया। गोलीय कांच के बाहरी भाग को हमने क्या किया? कलई किया। इसके आंतरिक भाग क्या है? या परावर्तक सतह धंसा हुआ है, तो ये दर्पण बन गया हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का हमने डेफिनेशन भी पढ़ा है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा रहता है उस दर्पण को हम कहते हैं अवतल दर्पण। तो ये दर्पण जो हमारा बन गया अवतल दर्पण। इसमें हमको मुख्य अक्ष दिखाना है, तो मुख्य अक्ष जो होता है इसका ध्रुव सबसे पहले पता करना होगा। तो ध्रुव जो होता है मुख्य अक्ष के क्या होता है? बीचों बीच होता है। मुख्य अक्ष का मुख्य अक्ष जो इसका ध्रुव कहां होगा? तो ध्रुव जो होता है गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु होता है। गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु कैसे पता करेंगे हम? तो हम अपने अनुमान से दर्पण के बीचों बीच से जो है मुख्य अक्ष गुजारेंगे, और जो बिंदु जिस बिंदु पर कट करेगा वही बिंदु होता है हमारा ध्रुव। और ये जो लाइन हो गया हमारा मुख्य अक्ष है, ये जो लाइन है हमारा मुख्य अक्ष है। इतना क्लियर है? इसमें अब पता करना होगा वक्ता केंद्र। वक्ता केंद्र किधर होगा? तो गोला जो हमारा बन रहा है इधर बना है, तो वक्ता केंद्र हमारा इधर हो जाएगा सी, और इसके आधा पे क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा। इसके आधा पर फोकस हो जाएगा। इतना क्लियर है? फोकस पे इसका आधा हो गया। ठीक है, अब देखिए ये हमारा मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण को आपतित कराएंगे। जैसे ये किरण जो है हमारा मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा करते हैं। जैसे ये जो किरण ये मुख्य अक्ष के समांतर हो रही है आपतित, तो मुख्य अक्ष समांतर कोई भी किरण आपतित होगा तो वो जो है दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगा? तो फोकस से गुजरता है। कहां से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। इतना क्लियर है? ये जो किरण है मुख्य अक्ष से समांतर है, तो मुख्य अक्ष से समांतर आपतित होने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजर जाता है। ठीक है, और भी किरण को हम दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं। जैसे ये किरण हम नीचे से भी ले रहे हैं, ये किरण भी मुख्य अक्ष से समांतर है। तो मुख्य अक्ष से समांतर अगर कोई भी किरण होगा आपतित, तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो फोकस से होकर के ही गुजरेगा। ठीक है, कब गुजरेगा? तो जब वो दर्पण जो होगा हमारा अवतल होगा। अब हम उत्तल दर्पण में देख लेते हैं। मान लीजिए ये जो है हमारा एक उत्तल दर्पण है, ये हमारा एक उत्तल दर्पण है। इसका नाम रख देते हैं एम और एम डैश। उत्तल दर्पण बनता कैसे? जब गोलीय कांच के आंतरिक भाग को कलई किया जाता है। तब देखिए इसका परावर्तक सतह जो बना, ये वाला सतह बन गया उबड़ा हुआ सतह। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह उबड़ा रहता है, उठा रहता है, उस दर्पण को हम कहते हैं उत्तल दर्पण। उस दर्पण को हम कहते हैं उत्तल दर्पण। ये जो दर्पण बन गया हमारा उत्तल दर्पण बन गया। इतना क्लियर है? अब इसमें हमको दिखाना है मुख्य अक्ष ध्रुव को। तो मुख्य अक्ष के बीचों बीच हम किरण को पास करा देंगे। इसको बीचों बीच से एक किरण को पास कराएंगे, एक लाइन को पास कराएंगे। ऐसे जैसे जितना हमको आवश्यकता होगा उतना हम आगे बढ़ा सकते हैं। ये जो लाइन हमारा इससे पास करेगा, इस बिंदु पर कट रहा है, तो इस बिंदु पे हमारा बन जाएगा ध्रुव, पोल बन जाएगा P। उसके बाद ये जो लाइन हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष जो है लिख भी देंगे, दर्शा देंगे। तो ये बन गया हमारा मुख्य अक्ष। अब इसमें जो हमको पता करना है वक्ता केंद्र किधर होगा? इधर होगा, इधर होगा। तो वक्ता केंद्र जिधर गोला बनेगा उसी तरफ हमारा वक्ता केंद्र। गोला जो हमारा बन रहा है इस तरफ बन रहा है, तो हमारा वक्ता केंद्र इधर ही होगा। वक्ता केंद्र यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो इसके आधा पे दिखाना क्या है? फोकस को। तो ये हमारा फोकस बन गया, ये हमारा फोकस बन गया F। फोकस को हम कैपिटल F से सूचित करते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा दिया है। उसके बाद इसमें भी देखिए, इसमें भी जो है हमको पता करना है, इसमें भी जो है हमको पता करना है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरण कैसे बिहेव करती है। तो देखिए ये जो किरण है ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है। ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरण जो होती है वो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। किस दर्पण में? तो किस दर्पण में आपतित होगी? तो ये जो आपतित होगी वो होगी उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण में होगा तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगा तो वो फोकस से गुजर जाएगी, और उत्तल दर्पण में होगा तो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये जो किरण है ये
फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही। कैसे प्रतीत हो रही है? तो इस किरण को अगर ढक देंगे, ये किरण लग रहा है इधर से नहीं आ रही है, ये किरण इधर से आती हुई प्रतीत हो रही है, वास्तव में नहीं आ रही है लेकिन आती हुई क्या हो रही है? प्रतीत हो रही है। इतना क्लियर है? और भी किरण को हम दिखाना चाहे तो नीचे से भी ला सकते हैं। ये किरण देखिए, ये मुख्य अक्ष से समांतर है, तो ये किरण भी जो है दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, ऐसे चली जाएगी। ये किरण भी फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष से समांतर आपतित होगा, तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, और अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगा तो फोकस से होकर के गुजर जाएगी। इतना क्लियर? दूसरा, चलिए दूसरा जो हमारा है, दूसरा है फोकस की दिशा में आपतित होने वाली किरण। फोकस की दिशा में आपतित होने वाली किरण, फोकस की दिशा में आपतित होने वाली किरण। अगर कोई भी किरण फोकस की दिशा में आपतित होती है तो उसका बिहेवियर कैसा होगा? जब दर्पण जो है उत्तल भी हो सकता है या अवतल भी हो सकता है। तो पहले समझिए अवतल दर्पण में, ये मान लीजिए एक अवतल दर्पण है, इसके जो है बाहर से वाला जो है भाग का क्या रहता है? कलई रहता है, प्रिंट किया गया रहता है एम और एम डैश। ये हमारा एक अवतल दर्पण, इसमें मुख्य अक्ष दिखाना होगा, तो ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ये हमारा ध्रुव हो गया, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ये हमारा ध्रुव हो गया। वक्ता केंद्र किधर होगा? तो गोला हमारा इधर बन रहा है तो वक्ता केंद्र भी इधर होगा, इसके आधा पे क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा। ठीक है, अब हमको पता करना है कि फोकस की दिशा में आपतित हो, तो फोकस की दिशा में आपतित करने के लिए हमारे पास अनगिनत तरीका है। जैसे हम ऐसे भी करा सकते हैं, ऐसे भी करा सकते हैं, ऊपर से ऐसे भी हल्का हल्का भी बदलेंगे तो अलग अलग एंगल पर जो है अनगिनत जो है किरण आपतित हो जाएगी। ठीक है, हम कोई ए को ले रहे हैं, जैसे ये देखिए हमने ये किरण को जो है फोकस की दिशा में आपतित करा दी है। ये जो किरण है ये किरण फोकस की दिशा में आपतित हो रही है। तो फोकस की दिशा में आपतित होने वाली किरण का क्या होगा? तो कोई भी किरण, दर्पण उत्तल हो या अवतल हो, फोकस की दिशा में आपतित होगा तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। ये जो किरण है ये देखिए फोकस की दिशा में आपतित होगी, दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से निकल जाएगी? कैसे निकलेगी? तो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। ठीक है, ये किरण जो है हमारे मुख्य अक्ष के समांतर निकल गई। ठीक है, तो ये हमने देखा अवतल दर्पण में, ये जो देखा हमने अवतल दर्पण में देखा, अवतल दर्पण। अब थोड़ा समझ लेते हैं उत्तल दर्पण। तो ये मान लिया हमारा उत्तल दर्पण है, इसके जो है अंदर वाला भाग पेंट रहता है, कलई किया गया रहता है, तो ये हमने बना दिया एक उत्तल दर्पण, एम और एम डैश, एम और एम डैश हमारा एक उत्तल दर्पण है। इसमें भी क्या करेंगे? एक मुख्य अक्ष को दर्शाएगा, ये हमारा मुख्य अक्ष, ये ध्रुव हो जाएगा, ये हमारा बन गया मुख्य अक्ष। ठीक है, इसमें जो वक्ता केंद्र किधर होगा? तो गोला हमारा इधर बन रहा है तो वक्ता केंद्र हमारा इधर होगा, इसके आधा पे होगा, आधा पे फोकस हो गया। इसमें भी जो है फोकस की दिशा में आपतित होने वाली किरण का बिहेवियर कैसा होगा इसको पता करना है। तो देखिए फोकस तो हमारा इधर है और किरण को जब भी हम लाते हैं वो किधर से लाते हैं? बाईं तरफ से। इधर से हम ला ही नहीं सकते, इधर से पेंट भी किया गया है। ठीक है, तो किरण को हम किधर से लाएंगे? बाईं तरफ से। बाईं तरफ से क्यों लाते हैं? तो बाईं तरफ से नहीं लाएंगे तो हमारे चिन्ह परिपाटी का जो नियम है वो सारा के सारा गलत हो जाएगा, इसलिए हम किरण को बाईं तरफ से लाते थे। ये जो किरण है हम इसको बाईं तरफ से ही ला रहे हैं। ठीक है, ऐसे देखिए किधर की तरफ आपतित हो रही है? ये जो किरण आपतित हो रही है फोकस की दिशा में आपतित हो रही है, इधर हम कल्पना कर रहे हैं इसीलिए डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। ये जो किरण है ये फोकस की दिशा में सीधा सीधा आपतित हो रही, तो फोकस की दिशा में जो आपतित होगा तो किरण अब बताइए किधर मुड़ेगा? देखिए ये जो किरण आपतित हो रही है तो फोकस की दिशा में कोई भी किरण आपतित होगा तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष से समांतर निकल जाती है, मुख्य अक्ष से समांतर निकल जाती है। तो ये जो किरण है फोकस की दिशा में आपतित हो रही, ये जो किरण जो है दर्पण से परावर्तन के बाद किधर निकल जाएगी? तो मुख्य अक्ष से समांतर निकलेगी। ये किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर निकल गई। ठीक है, तो ये जो दर्पण है हमारा ये उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, चलिए तो ये हमने समझ लिया। दूसरा, तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो क्या है?
तो तीसरा जो हमारा पॉइंट है वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होने वाली किरण, तीसरा जो हमारा पॉइंट है वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होने वाली किरण। अगर कोई भी किरण जो है वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होगा तब उसका जो है परावर्तन कैसे होगा, तो समझिए इसी में हम समझा दे रहे, ठीक है। अब समझिए ये हमारा फोकस था, ठीक है। अब देखिए ये जो है हमारा अवतल दर्पण, इसमें वक्रता केंद्र की दिशा में कोई किरण आपतित होगा, तो वक्रता केंद्र तो हमारा ये है, वक्रता केंद्र की दिशा में किरण को आपतित कराने के लिए हमारे पास अनगिनत तरीका है। तो ये जो किरण है, मान लीजिए ये वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित हो रही है, ये किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित हो रही है, ठीक है। अब बताइए वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होने वाली किरण का बिहेवियर कैसा होगा, तो समझिए कोई भी किरण अगर वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पद पर वापस लौट जाती है, उसी पद पर वापस लौट जाती है, क्योंकि वक्रता त्रिज्या जो होती है दर्पण पे लंब होती है, वक्रता त्रिज्या जो है दर्पण पे लंब होती है। ये देखिए ये जो किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित हो रही है, जा रही है वक्रता केंद्र से, और देखिए वक्रता केंद्र से जाने के बाद ये कहां पे टकराया, तो ये दर्पण की सतह से, दर्पण से सतह से टकराने के बाद इसी पद पे वापस लौट गया। क्यों लौटा, तो ये दर्पण पे लंब है। दर्पण पे लंब क्यों है, तो हमने अभी बताया है कि वक्रता त्रिज्या जो होती है दर्पण पे लंब होती है। ये वक्रता त्रिज्या कैसे है, तो देखिए जितना डिस्टेंस ये है, जितना दूरी पे ये है, जितना लंबाई ये है उतना ही लंबाई इसकी भी है। ये वक्रता केंद्र से लेकर इसके बीच की दूरी भी इतना ही है जितना इसका है, ठीक है। तो ये हमारा वक्रता त्रिज्या है और ये भी हमारा वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या हमने पढ़ा है वक्रता केंद्र और दर्पण के जो है सतह के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये हमारा वक्रता त्रिज्या हो गया, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या दर्पण में लंब होती है। दूसरा देखिए, दूसरा हमने उत्तल दर्पण में भी देख लेते हैं। तो ये हमारा फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र है। और किसके दिशा में किरण को आपतित करना, वक्रता केंद्र की दिशा में, तो इधर से तो ले नहीं जाएंगे, किरण को जब भी लाना होगा उसी तरफ से लाएंगे, बाईं तरफ से, ठीक है। तो ये मान लीजिए किरण है, इधर तो हम आभासी लाइन ही दिखाएंगे क्योंकि इधर हम केवल कल्पना कर सकते हैं, वास्तविक लाइन को नहीं ला सकते। ये जो किरण ऐसे आ रही है, ऐसे ये किरण देखिए, ये जो है ऐसे वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित हो रही, तो वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित हो रही है, लेकिन दर्पण तो हमारे यहीं तक है, इधर तो पीछे पेंट किया गया, तो हमारा जो किरण होगा उधर से भी टकरा करके वापस लौट जाएगा। वक्रता केंद्र, क्योंकि हमने पीछे पढ़ लिया, अभी पढ़े हैं, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पद पे वापस लौट जाती है, क्योंकि वक्रता त्रिज्या दर्पण पे लंब होती है। अब देखिए ध्यान से, यहां भी ये वक्रता त्रिज्या ही बन रहा है, यहां भी ये वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। इसीलिए जो है उसी पद पे वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होने वाली किरण उसी पद पे वापस लौट गया, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड रहा। फोर्थ हमारा कौन सा होता है, तो फोर्थ जो होता है हमारा वो होता है ध्रुव की दिशा में आपतित होने वाली किरण। ध्रुव की दिशा में आपतित होने वाली किरण, ध्रुव की दिशा में आपतित होने वाली किरण, अगर कोई भी किरण जो है ध्रुव की दिशा में आपतित होगा उसका बिहेवियर कैसा होगा, तो इसी में समझिए। मान लीजिए ये समझिए, ये जो किरण है ये समझिए, ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया, ये हमारा फोकस हो गया। ध्रुव तो ये है, ध्रुव की दिशा में किरण को आपकी किरण जो है हमेशा किधर से लाएंगे हम, बाईं तरफ से। तो देखिए ये जो किरण जो है ध्रुव की दिशा में आपतित हो रही है, ठीक है। ये किरण ध्रुव की दिशा में किरण को आपतित कराने के लिए हमारे पास अनगिनत तरीका, हम ऐसे भी ला सकते हैं, ऐसे भी ला सकते हैं, नीचे से भी ला सकते हैं, अलग अलग एंगल पर। तो ये किरण को जो है ध्रुव की दिशा में आपतित कराने की जो है अनगिनत तरीका हो जाएगा, ठीक है। तो हमने सिंपल सा किरण को लिया जो ध्रुव की दिशा में आपतित करा दिया, इतना डिग्री के एंगल पर, ये इतने डिग्री के एंगल पे आपतित करा दिया।
अर्थ में जो कोई भी किरण जो है ध्रुव की दिशा में आपतित होगा, चाहे दर्पण उत्तल हो चाहे अवतल हो। कोई ध्रुव की दिशा में आपतित होने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के साथ कोण I बराबर कोण R बनाते हुए परावर्तित होती है। मुख्य अक्ष के साथ कोण I बराबर कोण R बनाते हुए परावर्तित है। मान लीजिए ये कोण जो है I बन रहा है, तो ये जो है इधर से जो परावर्तित होगा वो कोण R बनाते हुए परावर्तित होगा, कोण R बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी। ये जो किरण परावर्तित होगी, ये जो कोण बनाएगा वो R बनाएगा। और हमने पीछे पढ़ लिया है कोण I बराबर क्या होता है, कोण R होता है। किस नियम के अनुसार, तो प्रकाश के परावर्तन के अनुसार, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, नियम के अनुसार। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार कोण I बराबर कोण I R हमने पढ़ा है। अब कोई बच्चा पूछेगा कि सर यहाँ पर भी जो है प्रकाश के परावर्तन का नियम अप्लाई हो रहा है, तो बिल्कुल हो रहा है। अभी देखिए हमने पढ़ा, हमने आपको बताया कि वक्ता केंद्र की दिशा में आपतित होने वाली किरण दर्पण पे लंब होती है, वक्ता त्रिज्या दर्पण पे लंब होती है। यहाँ से देखिए ये हमारा वक्ता त्रिज्या मतलब अभिलंब है, लंब है, और ये हमारा आपतित किरण, तो इसके बीच का कोण क्या हो जाएगा, आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के मिलने से जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं आपतन कोण। और ये हमारा देखिए टकरा करके वापस लौट रही है, तो ये किरण परावर्तित किरण हो, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के मिलने से जो कोण बनता है उसे कहते हैं हम परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण हमारे ये बन गया, कोण I हमारा आपतन कोण है, R हमारा परावर्तन कोण है, तो कोण I और R दोनों एक दूसरे क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ध्रुव की दिशा में कोई भी किरण आपतित होगा तो मुख्य अक्ष के साथ कोण I बराबर कोण R बनाते हुए क्या हो जाएगी, परावर्तित होगी। इसमें भी सेम वही होगा, कोई भी किरण अगर ध्रुव की दिशा में जितने डिग्री के एंगल पर आपतित होगा, मान लीजिए इतने डिग्री के एंगल पर ये आपतित हो रही है, तो उतना ही डिग्री का एंगल बनाते हुए क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। जितने डिग्री के एंगल पर आपतित होगा उतने ही डिग्री के एंगल पे परावर्तित। मान लीजिए I बनना है तो ये क्या बनेगा, R बनेगा। ठीक है, ये मान लीजिए 30 डिग्री बन रहा है तो ये भी हमारा 30 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, कोण I बराबर हमेशा कोण I R बनेगा। ठीक है, यहाँ भी जो है ये हमारा लंब हो जाएगा, इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारा अभिलंब भी है। ठीक है, क्योंकि ये वक्ता त्रिज्या है, आगे बढ़ा सकते हैं ना। ठीक है, तो ये अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के मिलने से जो कोण बनेगा वो आपतन कोण I बनता है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के मिलने से जो कोण बनता है वो हमारा बनता है परावर्तन कोण R। ठीक है, I और R में सीधा संबंध है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया कि अगर कोई भी किरण जो है ध्रुव की दिशा में आपतित होगा तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के साथ कोण I बराबर कोण R बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी। ठीक है।